खोला हुआ है ये अब मैं चलिए सिर्फ अभी इसमें समझाने की मिसाल है, ये एप्लीकेशन आपकी मिसाल है, ये लोड हुई है सारी। ये है नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप समझ लें इस तरह एप्लीकेशन सारी आपकी लोड हुई है। ठीक है, तो अब क्या हुआ जी कि आपके रजिस्टर्स भी हैं, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए समझाने के लिए। ठीक है, अब होगा क्या कि जी रजिस्टर, काफी सारे रजिस्टर होते हैं। अच्छा, एक रजिस्टर होता है, उसको बोलते हैं ईआईपी, वो होते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। वो इसलिए बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि इंस्ट्रक्शन उसमें स्टेप बाय स्टेप चलानी होती है, तो उसमें लिखा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लिखा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी चलानी है। ठीक है ना, एक ईएसपी होता है, ये होता है स्टैक पॉइंटर। इसमें ये बताता है कि जी मेरा जो डाटा है ना वो किधर है। और बस में मेमोरी के लेफ्ट साइड पे ना एड्रेसेस होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये डाल दूँ, मिसाल है टेक्स्ट बॉक्स एक अब मैंने बैठे बैठे ना ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया हूँ खुद, और मैं आपको पूरी उसका मिसाल है, ये मेमोरी का एड्रेस था। मैं सिर्फ एक एग्जांपल बना रहा हूँ एक ब्रॉडर वे में। ठीक है ना, ये 1 1 एड्रेस था, वो भी होंगी। ठीक है, तो मतलब ये एड्रेसेस आपके बने हुए हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ईआईपी के अंदर क्या होता है, ईआईपी के अंदर जो प्रोग्राम आपका चल रहा होता है ना स्टेप बाय स्टेप, उसकी इंस्ट्रक्शन अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी। और जो स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर में आपको ये लिखा होगा कि जहाँ पे डाटा आपका शुरू हो रहा है ना, वहाँ पे ये लिखा होगा। ये वहाँ पे उस इस बेसिकली इसमें एक एड्रेस होता है, और किस जगह का एड्रेस होता है जहाँ से डाटा में स्टार्ट हो रहा होता है। और ईआईपी में एक एड्रेस होता है, क्या स्टार्ट हो रहा होता है, जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा होता है। और फिर वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट करता रहता है। तो अब उसको पता होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को अगली सेक्शन मैंने कौन सी चलानी है, अगली कौन सी चलानी है, अगली कौन सी चलानी है। तो ये अब वो होता क्या है, जब आप इसको ओवरराइट करते हैं ना, तो ओवरराइट होता होता ना रजिस्टर्स में, अगर आप ईआईपी को ओवरराइट कर देना, मिसाल है ये वाला पोर्शन ईआईपी का था, अगर आप ओवरराइट करते करते ईआईपी को ओवरराइट कर दें, तो ईआईपी को ओवरराइट करने से ये फायदा होगा कि आप जो प्रोग्राम की जो लॉजिकल फ्लो है ना, उसने चलना है, पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, उसकी बजाय आप उसको किसी और पोजीशन में जंप करा देंगे, और उस पोजीशन पे आपका अपना पेलोड पड़ा होगा। तो ये इसकी ना ब्रॉडर एक साइंस है बफर ओवरफ्लो की, कि मैं आपको जैसे इसकी समरी एक रिवीजन देता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लेना, ये चीज़ आप क्लियर हो जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये बेसिकली ब्लू वाली एक थी। मैं इस बल्कि इसको और आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये स्टेजेस आप समझ गए। ये जी ब्लू वाली जो थी ना, ये आपकी रैम थी। ठीक है ना, इसमें प्रोसेस लोड हो गए, आप यूजर थे, आप लेवल क्लिक करते गए, प्रोसेस लोड होते गए उसके अंदर, सीएमडी आ गया, टीम्स आ गया, और भी जो भी आ गए। अब एक प्रोसेस को जब आप जूम करेंगे तो प्रोसेस का एक पूरा स्ट्रक्चर होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली सब कुछ पड़ा होगा उसके अंदर, उसमें इस प्रोग्राम मेमोरी होगी, उसमें इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी, उसमें डाटा मेमोरी होगी, उसमें डाटा पड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब जो वेरिएबल्स क्लियर किए होंगे, और रजिस्टर्स होंगे जो कि कंट्रोलिंग कर रहे होंगे कि अभी किधर मूव करना है, इधर से इधर मूव करना है, इधर से इधर मूव करना है। और इस तरह की मेमोरी एड्रेसिंग होगी, मेमोरी की होती है। जैसे मैंने आपको विंडोज एक्सपी में भी अभी दिखा दिया था टूल के अंदर। तो ये वाली शेप आ गई। फिर मैंने आपको बेसिकली डेटा मेमोरी, ये कि बंदा बफर ओवरफ्लो क्रिएट कर रहा है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ज़्यादा एक्सटेंड करे तो वो बढ़ती जा रही है। अब बढ़ने का क्या फायदा, उसका फायदा इधर आएगा कि जब इधर आके आप ईआईपी को ओवरराइड कर देंगे, तो ईआईपी को ओवरराइड कर देंगे तो आप उसकी प्रोग्राम की चलने वाली इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आप ये बता देते हैं कि प्रोग्राम जिसने डेवलप किया उसने तो उसकी तो एक इंस्ट्रक्शंस बनी कि ऐसे ऐसे चलना है, लेकिन आपने उसका फ्लो चेंज कर दिया, आपने उसको वहां पे ले गए जहाँ पे आपने अपना कोड रखा हुआ था। तो अब ये इस स्ट्रक्चर में आप बताएं, कोई चीज डिस्कस करने वाली है, सवाल है तो पूछें। जी, ईआईपी और ईएसपी की टर्म्स जो है ये थोड़ी दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए ईआईपी ना, अभी फॉर भाई आप अपने आप को ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लेना आपने, जब आप कोड कंपाइल करते हैं ना, अच्छा ये बड़ा मजे का, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जब आप अ, अ, वो खोलते हैं ना, अ, अच्छा 1 मिनट मुझे दिएगा, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड।
जी खुरम भाई। जी सवाल ये था कि ईआईपी और ईएसपी के टर्म्स जो है ये किस तरह यहाँ पे फिट हो रही है, ठीक हो क्या गया, है? अच्छा सही हो गया। खुरम भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आप अच्छा, ये चीज़ें बड़ी मजे की, इंटरेस्टिंग है, इंटरलिंक्ड है। ये जो विंडोज़ की दुनिया है या जो ये जो सॉफ्टवेयर की दुनिया है ना, देखिए आप एक आईडी आपने खोला है, विजुअल स्टूडियो खोला है, ठीक है, आप एक कोड डेवलप कर रहे हैं, आपने कोड लिख लिया, कोड किसी शेप में आ जाएगा, एक्सी मिसाल विंडोज़ के लिए बना रहे हैं तो एक्सी फाइल बना लिया आपने, ठीक है। अब वही वाली स्टोरी है इसकी। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए, आपने वो एग्जीक्यूशन में डबल क्लिक किया, आपने उसमें लोड करनी है। तो जो कोड असल में जो कंपाइल के बाद जो कोड आता है ना, कंपाइलर कंपाइलर जो होता है, आईडी जो होता है, जो कंपाइलर होता है, वो बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा लेता है। आप एक हाई लेवल कोड लिख रहे होते हैं, कंपाइलर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, वो उसको असेंबली लैंग्वेज में लेके जाता है नीचे ना, वो आपने ये शायद सुना ही हो। तो इवेंचुअली असेंबली लेवल इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि आपकी प्रोसेसर चला रहा होता है। और तो अब आपके पास, अब आप ये समझ लें एक कोड की ये शेप है। एक आप इमेजिन करें विजुअल स्टूडियो में कोड खुला हुआ है और उसमें बहुत सारा मतलब कोड है। एक ये शेप है उसी कोड की दूसरी शेप ये है कि वो कोड आपके पास किसी असेंबली की शक्ल में है। वो अलग बात है, वो डेवलपर को नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो सारा काम कंपाइलर कर रहा होता है। जिस तरह अब आप ब्राउजिंग करते हैं तो आपको बैकएंड पे गेट पोस्ट नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन हकीकत तो ये है कि पीछे गेट पोस्ट जा रहा है, पूरा एक निजाम है जो चल रहा है। तो इसी तरह जो आप विजुअल स्टूडियो में या किसी भी आईडी में कोड लिख रहे हैं वो असेंबली में कन्वर्ट हो जाता है और असेंबली आपकी चल रही होती है। चलिए इमेजिन कर लें कि असेंबली की आपकी 20 इंस्ट्रक्शन है, मतलब असेंबली में इस तरह होता है ऐड ए कॉमा बी सबट्रैक्ट ए कॉमा बी, इस तरह मिसाल इमेजिन कर लें। ये कोड की दूसरी शेप आ गई। अब जब ये शेप आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने चलानी है तो आप कहेंगे यार अच्छा पहले ऐड ए भी चले, फिर फलाना चीज सबट्रैक्ट चले, फिर मल्टीप्लाई चले, फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप चले। तो आपने ये पढ़े होंगे मेमोरी में उनके एड्रेसेस होंगे। तो ये एड्रेसेस जहाँ पे रखने हैं ना प्रोग्राम की, उसको कहते हैं ईआईपी। कि अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो चलाता है ना, जो ईआईपी में एड्रेस आ रहा होता है वो इंस्ट्रक्शन चलाता है। इंस्ट्रक्शन चलाने के बाद ये इंक्रीमेंट हो जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो जो नया एड्रेस होता है उस पे शिफ्ट हो जाता है, फिर तीसरे। तो बार बार पर वो उससे पूछा जाता है कि अब कौन सी मैंने इंस्ट्रक्शन चलानी है। तो ईआईपी, अगर एक प्रोग्राम मिसाल एक प्रोसेस चल रहा है ना और आप मिसाल है कैलकुलेटर आपने खोला हुआ है, CLC.exe उसके प्रोसेस बना हुआ है, आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक्टिविटीज हो रही है ना। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में वो प्रोसेस मेमोरी में लोड हुआ, वो चलता जा रहा है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, अगली सेक्शन अगली सेक्शन अगले सेक्शन का एड्रेस आ रहा है। तो ईआईपी में बेसिकली एक एड्रेस होता है, मेमोरी का एड्रेस, और उसका पर्पस जो होता है कि उसमें जो अगली इंस्ट्रक्शन चलानी है ऑपरेटिंग सिस्टम ने या प्रोसेसर ने, उसके ऊपर उसका मेमोरी एड्रेस होता है कि वो पड़ी किधर है। और स्टैक पॉइंटर ये होता है कि आपके कोड में वेरिएबल डिक्लेयर थे, तो वो वेरिएबल किस लोकेशन पे पड़े हुए हैं वो जरिए पता है मेमोरी। देखिए घर का एड्रेस है, रैम की जितनी भी, अगर आपकी 4 GB की रैम है, 8 GB की रैम है, ठीक है, उसको आप बाइट्स में निकाल लें, उनकी एक अरेंजमेंट होती है ना, तो वो आ, उसमें जो भी कुछ होगा उनके एड्रेसेस जरूर होंगे, ठीक है। तो ईआईपी और ईएसपी में दोनों में मेमोरी का एड्रेस ही आते हैं, लेकिन ईआईपी में एड्रेस वो आता है जो कि अगली सेक्शन को की लोकेशन बता रहा होता है, और ईएसपी में वो एड्रेस होता है जो कि आपके डाटा की लोकेशन बता रहा होता है। ठीक हो गया? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा अभी मैंने ना एक एनवायरनमेंट तैयार की, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे मेरा ये मैं आपको ना एक अच्छा ब्रॉडर व्यू में गो थ्रू कराता हूँ पूरा स्टेप ना, तो फिर हम इसकी प्रैक्टिकली भी कर लेंगे। मैं इस पर मैंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा इमीडिएट डिबगर का किसी को अंदाजा जी जी। है ना? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें टाइप में क्या चीज़ है। सर बेसिकली इट्स डीबगर, उसमें हम जो भी एप्लीकेशंस को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो डीबग करके देख लेते हैं, प्लस इसमें फिर डिफरेंट फीचर्स या ब्रेक पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं हम, जिसकी वजह से उसका एनालिसिस इजी हो जाता आपने इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया किसी मकसद के लिए? है। जी सर। अच्छा, तो सर आपने इसके साथ कोई मतलब एग्जी अटैच करते थे या जी सर। मतलब काफ़ी। कंपाइल्ड बाइनरी? जी जी, कंपाइल्ड बाइनरी सर। सही हो गया। चलिए इसमें मैं आपसे ऐड चीज़ें ऐड करवाता हूँ तो अच्छी बात है। अच्छा इसमें ना इसकी इन्वायरमेंट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ये आप लोग, एक लिनक्स की बॉक्स है, अटैक मशीन है, एक विक्टर मशीन है, एक्सपी की बॉक्स है, ठीक हो गया। इसमें एक इमेज डिबगर है और एक एप्लीकेशन मैंने की हुई है
आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा सॉरी, एक मिनट, शेयर करना मैं भूल ही गया। ये स्क्रीन शेयर हो गई अभी। खुरम भाई आ रही है स्क्रीन? जी अब आ रही। अच्छा, ये खुरम भाई, ये ना एक मेरे ये तो काली बॉक्स है, ठीक है, आपको पता है, ये अटैकिंग मशीन तक बनाई हुई है, ये एक्सपी एनवायरनमेंट बनाई हुई है। और ये बेसिकली वनेबल मशीन है, इस पे चल रही है एक एप्लीकेशन पैकमैन एफटीपी, जिसका मैं आपको बता रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, अभी अगर आप सीएमडी में जाए ना, मैं आपकी इन्वायरमेंट आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, नेट स्टार्ट आप करें ना। अच्छा, ये इसमें भी एप्लीकेशन चल रही है, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए ना, एफटीपी जो सर्वर होता है ना, ये जो भी एप्लीकेशन है एफटीपी पे चलती है, वो पोर्ट 21 ओपन करती है। तो अभी इसमें चल नहीं रही, तो कोई भी पोर्ट 21 ओपन नहीं है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और अब अगर आप ये नोट करें ना, पोर्ट 21, यही मैं कह रहा था, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है, उनकी रीचेबिलिटी होती है। तो ये एक एप्लीकेशन भी ओपन होगी और इसकी पोर्ट भी ओपन होगी। तो इस ओपन होने की वजह से इसकी नेटवर्क एप्लीकेशन है, उसकी रीचेबिलिटी हर जगह पे हो सकती है। तो एक तो ये पॉइंट था, ठीक है। अच्छा, एक इन्वायरमेंट है जिसमें मैंने ये इंस्टॉल किया है फॉर टेस्टिंग। दूसरा होता है डिबगर। अच्छा, इम्यूनो डिबगर एक डिबगर है। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं, डिबगिंग एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना, जब आप विजुअल स्टूडियो में कोई कोड लिखते हैं, तो उस टाइम डिबगर होता है। डिबगर क्यों होता है? आप लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, आप चेक करते हैं मैंने कोड लिखा है तो कैसे चल रहा है, तो आप डिबगर में नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, वो आपके ब्रेक पॉइंट्स पे जाता है, और आप फिर अपनी वैल्यूज देखते हैं, सही आ रही है, सही नहीं आ रही। तो डिबगिंग डिफरेंट जो है ना, डिबगिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट में होती है। डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं उस टाइम विजुअल स्टूडियो में भी होती है, और जो जो भी दुनिया के आईडीज हैं उनके अंदर डिबगिंग की ऑप्शन होती है। डिबगिंग का मतलब ये होता है कि आपने कोड स्टेप बाय स्टेप रन करना, अपने ब्रेक पॉइंट पे रोकें और पोजीशन देखें कोड की, दूसरे ब्रेक पॉइंट पे रोकें, या स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग भी हो जाती है। तो डिबगिंग डिबगिंग तो मैंने इंट्रोड्यूस करा दी। डिबगिंग होती क्या है? डिबगिंग वैसे भी आसान जुबान में डिबगिंग ये है कि आपकी चीज़ को ट्रेस आउट करना, और टेक्निकली भी ये डिबगिंग ही होती है। अब बात ये होगी कि डिबगिंग, तो ये तो आपको समझ में आ गया, मैं डेवलप कर रहा हूँ और मैंने कोड चलाना है, मैंने उसको देखना है, तो मैं उसकी डिबगिंग करूंगा। अब एक कोड बन गया जी। अब देखिए, पेन टेस्टिंग में ना, या हैकिंग में, या हम जनरली बात करें, रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा होती है। कि आपके पास कोई एंटीवायरस वायरस आ गया, वायरस एक एक्सी है, आपने उसको ट्रेस कर ली, अब आपको क्या उसका कोड तो आपको नहीं नजर आएगा, तो आपने उसको कैसे ट्रेस करना है या उसका बिहेवियर कैसे देखना है? तो डिबगर्स होते हैं जो कि जिसके साथ आप ना एक्सिस अटैच कर देते हैं, और जब वो मेमोरी में रन कर रही होती है तो वो वहां से वो अटैच कर लेते हैं उस चीज को अपने साथ, और वो फिर उसके अंदर आप अब हम हमें अब मैं देखिए, हमने करना है बफर ओवरफ्लो, हमें इंटरेस्ट है मेमोरी डंप और इन चीज़ों के अंदर, तो वो मेमोरी डंप वगैरह हमें कैसे मिलेगा? वो हमें इम्यूनिटी डिबगर है, इसके साथ हम अटैच करेंगे अपनी पैकमैन को, और पैकमैन चूंकि चल रहा है तो इस टाइम ये डिस्प्ले भी है और मेमोरी में भी है, इसका प्रोसेस आईडी भी है, और इसका पूरा मेमोरी मैप भी है। तो अब मैं इसको अटैच करूंगा इस तरीके से अपने साथ, ठीक है ना। ये अटैच यहाँ से हो जाता है, ये बेसिकली ये आ रहा है पैकमैन एफटी, इसको अटैच कर लेंगे। जैसे ही अटैच करेंगे ना, आपको ये चीज़ें नजर आ जाएंगी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना, ये वो इंस्ट्रक्शन है, ये वो देखिए अभी। अच्छा, आपने ये चीज़ इमेजिन करनी है, अभी ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है आपने, ये मैंने आपको बार बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ना कोड की शेप है। आपने अपने जहन में नशीन कर लेंगे बात कि ये, मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए मिसाल है ये। अच्छा, अब ये है ना एक एक्सी है ना, ये भी कोड की एक शेप है, ठीक है ना। अच्छा, ये जब आप आईडीई के अंदर डेवलप कर रहे हैं ना, मिसाल आईडीई में लेता हूँ विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो में लेता हूँ आप बना रहे हैं सी शार्प में, मैंने पूरे चेन बना दी। तो इसमें जो आपको कोड नजर आ रहा है वो भी एक कोड की एक शेप है, ठीक है ना। अच्छा, हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे। और एक्सी, और जो आपका बेसिकली एक असेंबली लेवल है, ये उसका एक हाई लेवल व्यू है। सी शार्प में आप देख रहे हैं कोड, एक असेंबली लेवल व्यू भी होता है कोड का। तो ये एक ही चीज की मुख्तलिफ शक्लें है, वही कोड इस स्टेज पे ऐसे था, डेवलप हो गया तो एक्जी बन गया। अच्छा, अब अगर आपने कभी कोशिश की हो ना किसी एक्जी को नोट पैड में खोले, एक्जी नोट पैड में, अच्छा, और मैं आपको मजे की बात दिखाता हूँ, पहले हम खोल लेते हैं।
ये हमारे पास ओपन, 1 मिनट तो वैसे ओपन हो जाएगी इसमें। अब एक्सपी भी चलाए वैसा हो गया ओपन विद। अच्छा इसमें ऐसे कर लेते हैं, ये देखें ये भी। अब एक्जी को आप खोलना चाहेंगे, एक्जी कंपाइल्ड फॉर्म में होती है, आपको कुछ भी उसकी इसकी ये शेप होती है, उसमें आप रीड नहीं कर सकते। तो आप देखें यही इस किसी ने इसको डेवलप भी किया होगा, तो इसकी डेवलपमेंट आईडी की भी एक इन्वायरमेंट होगी, पता नहीं सी में लिखा है सी प्लस किसमें लिखा है बालल, किसने भी इसको डेवलप किया है, उस टाइम की भी एक शेप होगी। इस टाइम जब रन एक्जी की फॉर्म में भी एक शेप है, एक्जी को ऐसे भी आप देख सकते हैं, वैसे किसी काम की नहीं है इस तरह, लेकिन ये भी इसकी एक शेप है, और असेंबली के अंदर ये लोड हुआ है, ये भी इसी की शेप है। ठीक है, तो ये कोड की एक डिफरेंट शेप्स है, लेकिन इनको देखने के लिए आपको डिफरेंट टूल चाहिए। सही है, अगर आप इस स्टेज पे बैठे हुए हैं, आपके पास एक मशीन और एक्जी देख रहे हैं, तो आपको इसका कोड नहीं पता लग सकता, या तो रिवर्स इंजीनियर करें या किसी तरीके से निकालें। लेकिन ये अभी इस स्टेज पे नहीं, अगर आप डेवलपर है इसके, आपने डेवलप किया तो आपको कोड भी पता है, एक्जी भी पता है, और आप एक्जी चलाने के बाद उसको जब प्रोसेस लोड हो जाएगा तो वो भी प्रोसेस आप अटैच कर सकते हैं। तो अब ये पूरा मेमोरी के इसमें, और ये देखिए रियल मेमोरी के एड्रेसेस भी आ रहे हैं। इस टाइम जो पोजीशन आ रही है ना, ये मेरे जो विंडोज की मशीन में जो मतलब जी रैम एलोकेट हुई है, उसमें जो ये प्रोसेस चढ़ा हुआ है ना, ये उसकी रियल पोजीशन आ रही है। ये लेफ्ट साइड पे एड्रेसेस आ रहे हैं, ये राइट साइड पे इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे इधर ना जो ये वाला है ना लेफ्ट बॉटम, इसके ऊपर स्टैक मेमोरी आ रही होती है, उसमें डाटा वगैरह आ रहा होता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अभी आपको अभी मेरे को डाटा भेजेंगे ना, उसमें सारा आ रहा होगा। ये रजिस्टर्ड है, इसमें 2 रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, और भी होते हैं, उनके अपने काम होते हैं। ईआईपी आ गया, ये रखा हुआ, और ये ईएसपी लिखा हुआ स्टैक पॉइंटर, ये 2 आपको वर्कफ्लो में इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया, तो ये मेन 3 विंडोज है जिनका हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोग्राम लोड हुआ है, ये इसकी मेमोरी स्पेस है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम आप देखें, ये इस शक्ल में आ गया। डेवलपर ने असेंबली में नहीं बनाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, उसने किसी और लैंग्वेज में बनाया होगा, लेकिन कंपाइलर ने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, और वो जब मेमोरी में लोड होता है तो इस शेप में होता है। तो मैंने एक चीज़ की आपको मुख्तलिफ शक्लें भी बता दी, और उनको देखने का तरीका भी बता दिया। तो अभी इस स्टेज पे कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। ये जो 4 सेक्शंस हैं हाई लेवल पे, इनको क्या कहते हैं? मतलब लेफ्ट पे प्रोग्राम चल रहा है, नीचे डाटा नीचे मेमोरी है, जी, और ये राइट साइड पर रजिस्टर है। और ये रजिस्टर्स है, और जो नीचे है इसके रजिस्टर्स के नीचे ये क्या है? ये भी वही है मेमोरी, ये भी इस मेमोरी डंप ही है इसका, जो डाटा इसमें जो डाटा आ रहा होता है इसमें भी दिखा रहा होता है, इस इंटरफेस में भी ना। वो मैं लेकिन मतलब ये मेन यूज होते हैं, लेफ्ट 1 2 3, ये इनका तो ये यूज है। 3 यूज होंगे बेबी और इसमें, हमें इन पे नजर देखिए रखनी है। देखिए हमें इस पे हमें चाहिए डाटा हमारा किधर गया, हमें इंस्ट्रक्शन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये एक पता लग गया कोड हमारा इस तरह का है। और हम्म, मजे की बात है, आप कोई भी एप्लीकेशन अटैच करके ना इसमें इम्यूनिटी वगैरह में देख सकते हैं। ये कोई भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में चल रही है, तो जब मेमोरी में प्रोसेस में मेमोरी में चली जाती है, तो यहाँ से अटैच हो जाती है वो। ठीक। ठीक है, तो ये लाइव मतलब ये समझे लाइव मैच आप देख रहे हैं। ये अब जो मतलब है ना, जिस तरह टीम है प्रिपेयर कर रही है, अब फुटबॉल मैच शुरू हो गया, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये मेमोरी में चल रहा है, और ये हम्म, एप्लीकेशन आपको चलती हुई नजर, तो लाइव मैच स्टार्ट है। ठीक है, हम्म, तो ये अब आप उसकी लाइव पोजीशन देख रहे हैं, मेमोरी के लाइव डंप, ये कोई अनरियलिस्टिक नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक। यही मेमोरी के 7 से अगर आप देखें ना, थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट हो रहे हैं, 4 0 4 1 4 6, ये मेमोरी बढ़ रही है, ये स्टैक मेमोरी बनी हुई है। ये जो पोर्शन उसको मिलना था, वो जो पोर्शन मैंने आपको बताया था, वो उसको मिला है, उसके अंदर कोड चल रहा है। तो ये इसकी है जी सारी वर्किंग। ठीक है, अच्छा ये इस स्टेज से आगे चलते हैं, ये आपको क्लियर होगा, अटैच करना होता है इसके अंदर। बाकी एक मुझे इसमें चीज़ अच्छी लगती है, मैं अक्सर आप ना ऑप्शन में जाके पेरेंट्स में जाके ना, इसकी जो इसको रखा करें फोटो में ना, डिफॉल्ट में ना ये बहुत छोटा होता है, तो ये कभी कभी मैंने खुद भी अक्सर इसको सर लगा रहता था, आप अपनी आई साइड वीक की है इसके ऊपर, तो बहुत छोटा डिस्प्ले इसका होता है। मैं आपको कोई दिखा सकूं, कोई ये देखें। अब ये इस तरह की इन्वायरमेंट में होता है, तो ये फिर थोड़ा सा अगर आप इसको ये कर लेना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छा तो इसी इंटरफेस में काम करता रहा हूँ, बाद में मैंने कहा तो ये इसकी आपने सेटिंग वो रख लें इसके ऊपर थोड़ा सा, इसमें ये हो जाएगा कि आपको उसकी विजिबिलिटी अच्छी मिल जाएगी।
अच्छा, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अटैच करने का प्रोसेस सिंपल है, ऐसे अटैच हो गया। अच्छा, अब इन एक मैंने एक स्लाइड लिखा हुआ था ये, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, और इसको ना हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अभी आपने जो चीज़ मैं बताऊंगा सिर्फ उसी चीज़ पे गौर करना है। अच्छा, मैंने इसमें ना एक बफर भेजने लगा हूँ। मैं कोड पाइथन से कुछ लोगों को आती हो, कुछ लोगों को ना आती हो, इसमें सिर्फ चले समझा देता हूँ आपको। अच्छा, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि अगर हमें एक एप्लीकेशन मिल जाती है तो हमें उस एप्लीकेशन को इस डिबगर में खोलना होगा। जी, स्टेप ये घर में अटैच करना होगा। हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अभी अभी आपको मैं मजीद आगे लेके जाता हूँ। अब आपने इसको जरा गौर से फॉलो करना है। अब ये खुरम भाई सीन ये है कि अब ये जो होते हैं ना एफटीपी सर्वर्स, मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। ये अगर भी मैंने बता दिया, वनरेबल एप्लीकेशंस थी, ठीक है। उसमें एक एप्लीकेशन थी पैकमैन, एक ये जो उन्होंने बुक में एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस पे आते हैं। पैकमैन का हमारे पास डेमो है, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जो होते हैं ना एफटीपी एप्लीकेशंस, अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि एफटीपी एप्लीकेशन हो, उस पर एफटीपी की प्रोटोकॉल होता है, उसकी कमांड्स होती हैं। मतलब यूजर नेम की कमांड होगी, पासवर्ड की कमांड होगी, ठीक है ना। इस तरह अपलोड या डाउनलोड की कमांड्स होंगी। इस नाम से नहीं होंगी, शायद थोड़े थोड़े नाम फर्क होंगे। अच्छा, अब आप ये देखें, आपने ये इमेजिन करना है कि जब आप एफटीपी से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो जिस तरह एचटीटीपी होता है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एचटीटीपी की गेट होती है, पोस्ट होती है, ठीक है। और गेट में भी पैरामीटर होते हैं, पोस्ट में भी पैरामीटर होते हैं। तो पैरामीटर वो पॉइंट है जो जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप मसले देखते हैं। तो अब एफटीपी अपने सर्वर से बात कर रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ तरह की कमांड्स के जरिए बात करेंगे। अच्छा, अब अगर आप इस पे आ जाए ना, इस इसमें अगर आप देखें ना, इसमें मसला है पोर्ट की कमांड में। ये लिखा हुआ है ना पोर्ट, बेसिकली पोर्ट एक एफटीपी की कमांड है। जो कोई भी एफटीपी सर्वर हो, कोई भी एफटीपी बेस्ड एप्लीकेशन हो, उसमें ये कमांड होती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो है पोर्ट की कमांड के अंदर, ठीक हो गया। तो अब आप जब आप जा रहे हैं ना एफटीपी की दुनिया में, एफटीपी तो एफटीपी में से इंटरेक्ट करने की अपनी कमांड होती है। जिस तरह वेब के साथ इंटरेक्ट करने की गेट पोस्ट होती है उनके, तो एफटीपी की अपनी होती है, उनके अपने नाम होते हैं। उसमें से एक कमांड है पोर्ट। इस पोर्ट के अंदर बफर ओवरफ्लो का मसला है। वाई? बिकॉज जिसने ये पैकमैन बनाया है, जब पोर्ट की कमांड इसको रिसीव होगी और जो उसमें वेरिएबल्स या जो डाटा उसके अंदर आएगा, उसको सैनिटाइज नहीं किया हुआ। तो इस वजह से इस कमांड के अंदर इशू है। वैसे तो मैं अगर आपको ये दिखाऊं ना, ये पीसी मैन को, इसके अंदर पीसी मैन में ऑलमोस्ट हर कमांड में ही मसला है। तो मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए ना, इसमें डिलीट कमांड में भी मसला है, गेट के अंदर भी मसला है, एलएस के अंदर भी मसला है, मेक डायरेक्टरी, ये एफटीपी की कमांड्स होती हैं, ठीक है। इन इसमें ऑलमोस्ट तकरीबन हर कमांड, ये एप्लीकेशन जिसने बनाई है ना, सही नहीं बनाई, उसने कोई सैनिटाइजेशन नहीं रखी हुई। तो इस पीसी मैन के जो एफटीपी सर्वर है इस वर्जन में, ऑलमोस्ट हर कमांड के अंदर इशू है, ठीक हो गया। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी ना। अभी अब आगे चलते हैं। अच्छा, एफटीपी मैं ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए ना, अभी छोटा सा कोड है पाइथन का, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हमने इसमें क्या किया है। इसमें ना ये सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है। इसमें आप कोई एप्लीकेशन होती है ना, नेटवर्क एप्लीकेशन होती है, उसमें अगर आपने उससे कनेक्ट करना हो तो आप सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। अब तो मैंने बेसिकली पोर्ट ओपन की है 21, ये मेरी 8 यूएनएक्सपी का आईपी है। तो मैं पोर्ट 21 के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं डाटा रिसीव कर रहा हूँ। मैं आपको अभी पाइथन में लेके नहीं जाना चाह रहा, बस मैं आपको सिर्फ एक इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं, अच्छा, लॉगिन करना चाह रहा हूँ, यूज़र एनोनिमस है, इससे मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसका कोई रिस्पॉन्स आएगा। फिर मैं इस स्टेज पे फिर लॉगिन करना चाह रहा हूँ, ये यूज़र था, ये पासवर्ड था। मैं बेसिकली एफटीपी सर्वर लॉगिन कर रहा हूँ। एफटीपी सर्वर लॉगिन इसी तरीके से होता है।
उसके बाद मैं उसमें एक बफर सेंड कर रहा हूँ, पोर्ट की कमांड भेज रहा हूँ, ठीक है ना। उस कमांड के साथ मैंने एक ये बफर रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा कोड चलेगा ना ये, तो ये क्या करेगा, ये मैं काली पे चलाऊंगा, तो ये पोर्ट 21 यानी FTP से कनेक्ट होगा। उसके बाद यूज़र नेम उससे लॉग यूज़र नेम डालेगा, एनोनिमस पासवर्ड डालेगा, एनोनिमस उससे लॉगिन हो जाएगा, और पोर्ट की कमांड पे मेरा बफर चला जाएगा, ठीक हो गया। और बफर मैंने देखें, अगर आप मैंने मुख्तलिफ तरह के बनाए हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, ठीक है। बफर का साइज आहिस्ता से इंक्रीज करूंगा, क्यों, मैं देखना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन किस वैल्यू पे क्रैश होती है, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 500 से, ये मेरा कोड है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये होता है कि 500 एज है, इसको ना पाइथन में ऐसे लिखते हैं अगर आप, कि ए 500 टाइम्स ये ए आ रहा है, ये बफर हो गया, और ये मेरा बफर यहाँ पे चला जाएगा। अब मैं इसको आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कोड पड़ा हुआ है, ये वाला एक एक मुझे इसको फिर आप अटैच करेंगे? जी जी जी, पूछो पूछो। वो नुमान जो है ना लॉबी में, 1 मिनट से कर लेगा सर। अच्छा, तो मतलब इसको मेरे फिर पास आप उस आ रहा, आप अफान आपके पास आ रहा है तो ऐड कर लो, मुझे मेरे पास मुझे उसकी कॉल आई थी, कह रहा था कि वकास जी से एक्सेप्ट करें, मैं उसे दोबारा कहता हूँ। उसी का दोबारा कनेक्ट कर लेंगे, वो लॉबी में है ही नहीं। ठीक है ठीक। जी फॉरम भाई, मैं ये कह रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके फिर अटैच करना है उसके साथ, डिबगर के साथ, या ये अटैच करने से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट भी हो जाता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखें, मैं आपको फिर बताता हूँ, ये इसको बंद कर देते हैं, और पैकमैन भी बंद कर देते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें फॉरम अटैच भाई, कर, इम्यूनिटी डिबगर जब आप चलाते हैं ना, तो वो सिर्फ उन एप्लीकेशन को लिस्ट डाउन करके आपके सामने दिखाता है जो इन मेमोरी चल रही होती हैं। तो आप पहले एक एप्लीकेशन चलाएंगे, वो इन मेमोरी आ जाएगी, फिर आप इम्यूनिटी डिबगर चलाएंगे, फिर आप उसको लिस्ट डाउन करेंगे अटैच के लिए, तो वो आपको तमाम इन मेमोरी एप्लीकेशंस दिखाएगी। फिर उन तमाम एप्लीकेशंस में से आप अपनी एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करके अटैच करेंगे तो वो अटैच हो जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये ना मार्टिन एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल सही, ये अटैच हो गई है। तो चलिए भाई, जो चलेगी तभी अटैच करेंगे, वरना उसको नजर ही नहीं आएगी। तो ये रनिंग एप्लीकेशन के प्रोसेस को उठा रहा होता है ना, तो ऑन डिस्क पे तो एप्लीकेशन नहीं उठाता, ये ऑन 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 डिस्क पे नहीं, ऑन मेमोरी से उठाता है ये। तो जो आपने चला दी, लोड हुई, वही उठाता है, उस पर आप अटैच कोई भी एप्लीकेशन अटैच कर सकते हैं। ये आप बेसिकली जब उसका प्रोसेस जनरेट होता है तब उठाता है, और एग्जैक्टली प्रोसेस तभी होगा जब वो चलेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये मेमोरी की खेल है सारा ना, ये वहां से मेमोरी से उठाता है ये। और मजे की बात ये देखिए, मैंने उठाने की कोशिश की था, देखिए मैंने आपको डेमो कराया, मैंने कहा जी मैं बड़ा साइंस लगाता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ, मैं इस टाइम क्या कर सकता हूँ, मैं नोट पैड में डाल सकता हूँ। तो इस टाइम एग्जी की ना मजे की बात है, इस टाइम इसकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है, कि आप इसको, अगर आप इसको रिट्रैक नहीं रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन रन करते हुए ना उस स्टेज पे उमर लोग रिवर्स करते हैं जब चीज़ चल रही होती है। इस स्टेज पे रिवर्सिंग बहुत मुश्किल है। वैसे मैंने जनरली एक टेक्निक बताई, नोटपैड में खोलना, वैसे तो मतलब वैसे ही ट्राई किया, आपको दिखाया एक्सप्लेन करने के लिए कि एप्लीकेशन की ये पोजीशन है, इसमें से आप कुछ भी इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं। तो अच्छा खैर, आगे चलते हैं। ये अभी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये आपने, अच्छा अब ये पाइथन का कोड है, मैंने आपको दिखाया था ये वाला कोड, ये मैंने इधर शिफ्ट कर दिया अपनी काली लिनक्स के अंदर, ठीक है। ये मेरा पड़ा हुआ कोड। अच्छा अब मैं इसमें से ना एक अपना एक्सप्लॉइट कल डेमो बना रहा था, तो अब मैं ये इसमें आपको ना पाइथन भी ये मैं अपना देखता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और एप्लीकेशन, अच्छा एक मिनट, अच्छा इसमें गलती हो गई, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपने याद रखना है, जब आप अटैच करें ना चीज़, अटैच करने के बाद ना ये रन भी करना होता है, ठीक है। ये मैं, तो अब ये आ गया रनिंग स्टेट के अंदर, अब ये रेडी टू टेस्ट है, ठीक हो गया। खाली अटैच नहीं करना होता, अटैच करके रन भी करना होता है। ये मैंने, अब हम इसको दोबारा चलाते हैं यहाँ से, और ये हमारा एक्सप्लॉइट चल गया, ठीक है। अच्छा ये एक्सप्लॉइट चल गया, अब आप हम इधर आके देखते हैं, ठीक है। और
रजिस्टर के लिए चलेगी, एक मिनट दोबारा चलाता हूँ। कभी कभी ये थोड़ा सा डिबगर जो है ना वो हो जाता है ये। इसके कोई रिफ्रेश करने का भी तरीका होता है? इसका तरीका होता है रिफ्रेश करने का अगर कोई। अच्छा ये ना इसमें मैं आपने अच्छा सवाल पूछ दिया, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये खुरम भाई इसमें ना मैंने क्या गलतियां करता था, मैं आपको अभी गलती ये बताई कि मैंने इसको लॉगिन करके कभी कभी स्टार्ट ही नहीं किया, भूल गया। पीछे से टैग भेजते थे, उसका कोई फायदा नहीं था। स्टार्ट करेंगे तो डिबगर चलेगा, तो ये स्टार्ट करके रनिंग में आया था। पहली गलती ये होती थी। दूसरी गलती मैं ये कर रहा था कि मैं इसको जो मैंने आपको बताया कि मैं इसकी बहुत लो पीरियड्स में काम कर रहा था। मैंने इसको इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया था, तो मैंने सीधा वीवो ऐप पे चला गया। तो मेरी ये गलती थी। मैं बहुत अर्सा में बहुत छोटा छोटा सा आता है इसमें, बार बार आपको मेमोरी देखनी पड़ती है, तो वो बहुत मसला होता था। दूसरी गलती ये कर रहा था। तीसरी गलती ये करता था, एक दफ़ा अब मैंने इसमें ना बार बार एक्सप्लॉइट चलाना है, चेंज कर करके कोई 50 दफ़ा मैंने ये एक्सप्लॉइट चलाना है। तो अब मैं क्या करता था जी, मैं ये करता था जी, एक्सप्लॉइट चलाया, उसके बाद इसको बंद किया। मैं आपको मेरी गलती बता देता हूँ, और इसको भी बंद किया, और यहाँ से FTP सर्वर को बंद कर दिया, और फिर दोबारा से ये चलाया।